सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डरा पाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डरा पाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह खुद विपत्ति पर तू छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं महाभयकारी है, क्या कर सकती चिनकारी है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर बीपीएससी टीचर में या फिर उत्तर प्रदेश टीचर में या फिर सीटीईटी में, सीटेट जिसको बोलते हैं, एस्टेट में, या फिर जो डीएलएड का एग्जामिनेशन होता है या फिर बीएड का एग्जाम होता है, तो उन सभी में इंग्लिश पूछा जाता है। और बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इंग्लिश को बनाया कैसे जाए, जबकि इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल का रहता है। कहने का मतलब कि इंग्लिश केवल आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है, ना कि इंग्लिश में कोई जान होता है। तो चलिए हम आपकी समस्या को सोल्व करने के लिए 10 रूल लेकर के आए हैं। देखिएगा सबसे ऊपर लिखा गया है द 10 रूल्स। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि यहां पर द 10 क्यों लिखा गया है, नहीं तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, वो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल 10 रूल जिससे कि आपका काम हो जाए और एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, कहीं से कोई परेशानी ना हो। चलिएगा प्रिय छात्रों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि चाहे इंग्लिश में जो ग्रामेटिकली पोर्शन होता है, जो ग्रामर का पोर्शन होता है, उस ग्रामर के पोर्शन को आप चुटकियों में सोल्व कैसे करेंगे। एक बात समझिएगा कि अगर कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी है तो हिंदी लिखने का अपना एक तरीका है, वैसे ही अंग्रेजी लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, यहां से लेके यहां तक देख लीजिएगा, इतना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन वो एक मेथड से ही चलेगा। और उस मेथड में सबसे पहले बारीकी से समझिएगा, इसको बिल्कुल अन्यथा मत समझिएगा, कि सबसे पहले समझना है कि अगर कोई भी सेंटेंस को आप सही सही लिखना चाहते हैं, तो उसको सिस्टमैटाइज लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना ही होगा। क्या देना पड़ेगा? सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। रूल से पहले कुछ बातों को हम समझा रहे हैं, इस बातों को समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब को देना ही पड़ेगा। जो एप्रोप्रिएट वर्ब होगा उस वर्ब को देना ही पड़ेगा, और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा। लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप देख करके भले डर क्यों ना गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही चीज होगा। वो चाहे तो बीपीएससी टीचर वाले बच्चे जो डर रहे हैं इंग्लिश से, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि इससे अलग कुछ ग्रामेटिकली पोर्शन में नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। चाहे वो आप नाउन पढ़ लीजिए, प्रोनाउन पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे पहला चीज जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट देखना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्ब है या नहीं है, उस चीज को आपको देखना ही पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम वर्ब डालते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट, तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हम जितना बड़ा बनाना चाहते हैं सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके मन में होगा कि क्या सब्जेक्ट हम यहां पर डाल दिए और वर्ब अगर हम यहां पर डाल दिए, तो क्या सब्जेक्ट और वर्ब डाल देने से क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? जैसे कि हम बोले राम, अब देखिए राम, तो सब्जेक्ट यहां पर राम हो गया। अच्छा, ARE, आर भी तो वर्ब ही तो है, आर क्या है? वर्ब है? नहीं है।
HAV हैव वर्ब है। तो राम दे दिए और वर्ब आर दे दिए और ऑब्जेक्ट क्या दे दिए, राम खा रहा है, तो राम आर ईटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राम आर ईटिंग। तो मतलब कि सब्जेक्ट भी हो गया राम, वर्ब भी हो गया आर, और ऑब्जेक्ट तो ईटिंग हो ही गया। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि ये भी वर्ब ही है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है। राम आर ईटिंग। अब चूंकि यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पर इस बार प्रिंसिपल वर्ब की बात, यहाँ पर ये जो है प्रिंसिपल वर्ब है, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आर है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ईट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो आखिर राम आर ईटिंग का तो सेंटेंस सही हो गया, राम आर ईटिंग, और सेंटेंस को बढ़ा दीजिए ऑब्जेक्ट देके, राम आर ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है, तब तो सेंटेंस सही है। बिल्कुल नहीं, आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि सब्जेक्ट का दोस्त वर्ब ही उसके पास में बैठेगा। कौन बैठेगा, सब्जेक्ट का दोस्त वर्ब ही उसके पास में बैठेगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इफ वर्ब इज चेंज्ड, कि अगर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर हम वर्ब का चयन करते हैं तो ही सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो इस बात को हम लोग, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल क्या है, गलत है। राम के साथ आर का प्रयोग कदापि नहीं होगा। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि आपके मन में यह भाव आ रही होगी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी लगा देंगे, नहीं, सब्जेक्ट का मित्र वर्ब ही वहां बैठेगा। पता चला दो दुश्मन को एक साथ बैठा दीजिए, वो उसको चींटी काट रहा है, वो उसको चींटी काट रहा है, वो उसको कलम गड़ा रहा है, वो उसको कलम मतलब कर रहा है, समझ रहे बात ना। तो कभी भी दुश्मन को एक साथ नहीं बैठाना है, दोनों दोस्त को बैठाना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो हम लोग यहां पर में क्या लिखेंगे, इसमें एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सेंटेंस एप्रोप्रिएट हो, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें एक नोट लिख देंगे छोटा सा, और वो नोट क्या लिखेंगे देखिएगा, ये नोट होगा कि अकॉर्डिंग टू मेक एप्रोप्रिएट सेंटेंस, अगर हम लोग एप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। अब आखिर कैसे पहचानेंगे कि मित्र, सब्जेक्ट का मित्र कौन है वर्ब, नहीं, सब्जेक्ट का दोस्त वर्ब कौन है और दुश्मन कौन है, कैसे पहचानेंगे, तो वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार पहचानेंगे। इसलिए लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द सब्जेक्ट, according to number and person of the subject of the subject, verb is changed, verb is changed। कहता है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब को बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब को बदलें, वर्ब इज चेंज्ड, तो क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, समझा ज्यादा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या होगा, तो आइए सबसे पहले हम लोग बारीकी से नंबर और पर्सन को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहां पर मैं कि सबसे पहले हम लोग पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, नंबर और पर्सन, इन सारे चीजों के बारे में बात यहां पर मैं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, नंबर, एक चीज समझिएगा यहां पर, तो इसमें देखिए कि आखिर नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखिए सबसे पहले हम लोग सिंगुलर नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर के बारे में बात करते हैं। देखिए सिंगुलर नंबर का सिंपल सा एक चीज होता है कि वह किसी भी एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु
अथवा एक स्थान को प्रदर्शित करता हो। मतलब कोई भी चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वो सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा समझिएगा। सबसे पहले नंबर में क्या होता है, नंबर संख्या को दिखाता है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संख्या को दिखाता है। नंबर क्या है आखिर, व्हाट इज नंबर, नहीं नंबर क्या है, तो नंबर किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संख्या को इंडिकेट करता है, उसके नंबर्स को इंडिकेट करता है। तो हम लोग देखें कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या दिखा है कि सिंगुलर नंबर किस चीज को दिखाएगा, कितनी संख्या को दिखाएगा, एक को दिखाएगा। एक किस चीज की संख्या को, किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, किसी भी चीज को, किस चीज को, किसी भी व्यक्ति, जैसे पर्सन, किसी भी व्यक्ति, अच्छा, या फिर कोई वस्तु हो गया, नहीं कोई वस्तु हो गया, थिंग्स हो गया, नहीं, या फिर किसी भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, या फिर नहीं कोई भी स्थान, प्लेस, किसी भी प्लेस को दिखाएगा। कोई डाउट है, लेकिन वो संख्या एक ही होनी चाहिए, नहीं क्या होनी चाहिए, एक मात्रा में होनी चाहिए, नहीं। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। मतलब वहां जो लड़का है, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर हम देते हैं एग्जाम्पल तो बिल्कुल सरल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट पर जाएंगे। जैसे कि वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, नहीं ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। यहां पर देखिएगा कि लड़कों की संख्या को, लड़का यहां पर बॉय जो है, इसकी संख्या को क्या दिखा रहा है, ए मतलब कितनी संख्या को दिखा रहा है, एक संख्या को दिखा रहा है। मतलब ये जो बॉय है ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, अकेला है वहां पर। कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट में बताइए। चलिए आ जाते हैं प्लूरल नंबर पर। चूंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव क्लास में है, इस वजह से हम लोग इसको ज्यादा डेफिनेशन पर ना जाकर के हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड इंग्लिश को पढ़ते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। आइए देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, प्लूरल नंबर कह रहा है। किसको कह रहा है, प्लूरल नंबर। देखिएगा यहां पर मैं प्लूरल, पहला सिंगुलर था और ये क्या है, प्लूरल नंबर। कोई डाउट नहीं होगी आपको। प्लूरल नंबर क्या दिखाएगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को ही दिखाएगा, लेकिन संख्या कितनी दिखाएगा, एक से अधिक संख्या। कितनी दिखाएगा कि प्लूरल में हमेशा दो या दो से अधिक, मतलब एक से अधिक को दिखाएगा। तो एक से अधिक बोलने से बेहतर है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा या तो दो या दो से अधिक संख्याओं को दिखाएगा। तो आप समझ लीजिए कि प्लूरल नंबर में या तो दो संख्या को दिखाएगा, टू को, या फिर मोर देन टू को दिखाएगा, तो टू को दिखाए, या फिर क्या दिखाएगा, मोर देन टू को दिखाएगा। दो अथवा दो से अधिक किसी कोई भी चीज को, जैसे व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को, जैसे यहां भी लिख देते हैं दो या दो से अधिक कौन सा चीज, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दिखाए, वो क्या कहलाएगा, प्लूरल नंबर कहलाएगा। अब आपको इसमें शायद ही कोई कंफ्यूजन हो। सिंपल सी बात है, सिंगुलर नंबर मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की एक संख्या को दिखाए, सिंगुलर नंबर हो गया। और अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संख्या को दो या दो से अधिक संख्या को दिखाए, प्लूरल नंबर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, अरे बताइए, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो हमें बताइए, और कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर नंबर्स को थोड़ा सा प्लूरल नंबर पर चर्चा और करेंगे और फिर रूल पर आ जाएंगे। रूल समझाने से पहले थोड़ा बेसिक चीज को समझाना जरूरी है। चलिए एक लाइन में इतना फिर से देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे 10 रूल, जिसमें इंग्लिश का आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में जाके बैठ जाए, वो बीपीएससी टीचर हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर का एग्जामिनेशन हो, या फिर आप एसएससी में बैठ रहे हो जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंट ग्रेड बन जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, उसका एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी के सीसेट में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हो, निश्चित रूप से आपको ये फायदा करने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अभी यहां पर मैं हम लोग बोला कि अगर
कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, चाहे सेंटेंस इतना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना ही पड़ेगा, और फिर क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कोई डाउट नहीं है। अब समझिएगा कि क्या सब्जेक्ट के बगल में सीधे वर्ब देने से सेंटेंस सही हो जाएगा क्या? जैसे राम आर ईटिंग अ मैंगो अगर बोलते हैं तो सब्जेक्ट सही हो जाएगा क्या सेंटेंस? बिल्कुल नहीं। वहां पर जो दोस्त, सब्जेक्ट का जो दोस्त वर्ब है वही बैठेगा, दुश्मन वर्ब नहीं बैठेगा। जैसे समझिएगा कि दोस्त वर्ब और दुश्मन वर्ब का चयन कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, अगर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर कोई वर्ब बैठ जाता है तो वही उसका दोस्त वर्ब होगा। उसके दोस्त की पहचान यही होगी कि उसके नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब को बैठाया जाए मतलब वो उसका दोस्त वर्ब है। ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिएगा बारीकी से कि यहां पर में हम लोग थोड़ा सा नंबर देख लिए, तो नंबर क्या है भाई? तो नंबर भी क्या दिखाता है? व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संख्या को दिखाता है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में देखिएगा क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान की संख्या को दिखाए तो वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। वहीं अगर दो या दो से अधिक संख्या को दिखाए, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को के दो या दो से अधिक संख्याओं को दिखाए तो वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो चलिए कुछ देखते हैं प्लूरल नंबर, जैसे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, ये सब और चीजें ज्यादा बारीकी से समझेंगे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आपको समझाने के लिए। नंबर देखे हैं और पर्सन देखेंगे और फटाक से रूल नंबर 1 पर आ जाएंगे। कोई डाउट क्या? चलिए बढ़ते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग नंबर तक तो पढ़ लिए थे, अब हम लोग पर्सन पर आते हैं और नंबर और पर्सन की बारीकी को समझते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। शायद मेरा चश्मा चमक रहा है, लगता है इसे उतारना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। कोई बात नहीं है, छोटा अक्षर तो पढ़ना है नहीं, तो आइए फिर देखते हैं। यहां पर मैं अब हम लोग पर्सन की बारीकी को समझेंगे। ठीक है। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम जाया हो रहा है, क्योंकि तुरंत में ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखिएगा, यहां पर मैं अब हम लोग पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्सन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग नंबर पढ़े थे वैसे ही पर्सन की भी बात करेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिएगा, पर्सन में हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। फिर फर्स्ट पर्सन के बाद हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करेंगे और सेकेंड पर्सन के बाद हम लोग फाइनली थर्ड पर्सन की बात करेंगे। तो देखिएगा बारी बारी से, देखिए यहां पर हो गया थर्ड पर्सन। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थर्ड, ये तीनों पर्सन आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब एक चीज को समझना है कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होगा, प्लूरल नंबर क्या होगा, सेकेंड में सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, और थर्ड में सिंगुलर क्या होगा और प्लूरल क्या होगा, उसको देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन में अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो इसको, चलिए यहां पर सीधे फर्स्ट पर्सन है, ऐसे करते हैं और यहां पर लिख देते हैं ऊपर सिंगुलर नंबर। क्या लिख देते हैं? सिंगुलर नंबर। देखिएगा यहां पर लिख दिए सिंगुलर नंबर, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं प्लूरल नंबर। दिख रहा है क्या? या जूम कर दे थोड़ा सा, दिख रहा होगा। चलिए, और ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। ये हो गया प्लूरल नंबर। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होगा और प्लूरल नंबर क्या होगा। तो देखिएगा फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर होगा वो आई होगा। मतलब अगर अपने आप के बारे में बात किया जाए, आई के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए? अपने आप के बारे में, मतलब आई के बारे में। किसके बारे में? आई, ई वाई आई नहीं, कौन सा आई? ऐसा वाला, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा वाला आई, ठीक है। जैसे ऐसा वाला आई, इसकी बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर की बात हो तो हम लोग किसकी बात करेंगे? आई की बात करेंगे। अपने आप के बारे में अगर बात किया जाए, आई के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? वी होता है, हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो गया? वी हो गया। नहीं, और वी का ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिएगा सेकेंड पर्सन। अब देख लीजिएगा सेकेंड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर होगा वो भी यू होगा। क्या होगा? यू होगा। और जो थर्ड पर्सन और जो प्लूरल होगा वो भी क्या होगा? यू ही होगा। कोई डाउट है क्या? और इस पर भी बात करेंगे, समझाएंगे अभी कि आप कैसे पहचानेंगे। और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा। नहीं, ही सी इट हो जाएगा। और कोई भी नेम हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो अथवा स्थान का नाम हो तो क्या हो जाएगा? लेकिन एक की संख्या में हो, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान एक की संख्या में हो तो नेम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ही सी इट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अथवा एक से अधिक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नाम हो जाएगा। इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं नेम प्लस नेम। आपको नेम प्लस नेम से समझ लेना है कि सर बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का नाम दो से अधिक हो, या फिर वस्तु दो से अधिक हो, या फिर स्थान दो से अधिक स्थानों के बारे में चर्चा की जा रही हो तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। अब चलिए इस चीज को आप देख रहे हैं, लेकिन बारीकी को समझिए। बारीकी को समझना है कि फर्स्ट पर्सन मतलब जब अपने आप के बारे में बात किया जाए, मैं अपने बारे में जब बात करूं, नहीं मैंने खाना खा लिया, नहीं मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने एक्सरसाइज कर लिया, मैंने सेविंग नहीं किया, तो जब मैं अपने आप के बारे में, मैं के बारे में, आई के बारे में बात किया जाए तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और सेकेंड पर्सन यू, अगर हम किसी से, मैं किसी से बात करें, किसी व्यक्ति से, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे आई, तो आई स्वयं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात कर रहा है वो व्यक्ति हो जाएगा सेकेंड पर्सन। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, देखिएगा दो लोग बात कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक लंबू सा और एक छोटू सा। तो ये जो लंबू बात कर रहा है छोटू से, तो लंबू अगर आई का प्रयोग कर रहा है तो अपने बारे में बोल रहा है, और अगर ये बात कर, ये अगर इससे यू है तो इससे बात कर रहा है तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। और ये दोनों मिलके अगर मेरे बारे में बात कर रहा हो तो हम क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। मतलब कि अगर दो व्यक्ति किसी जिसके बारे में बात कर रहा हो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्लियर है? मतलब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, स्वयं खुद फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो आपका मानना होगा कि सर अगर तीन चार लोग खड़े हैं, तो तीन चार लोग खड़े हैं तो अगर मैं अपने, तो मैं स्वयं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। मैं जिसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा, और जिसके बारे में बातें कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। एकदम क्लियर होगा, कहीं से कोई डाउट ही नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मैं स्वयं आई, मैं स्वयं फर्स्ट पर्सन, जिससे बातें कर रहा हूं, वहां पर भले ही 25 व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन जिससे बातें कर रहा हूं, आई कांटेक्ट में हूं, जिससे बातें कर रहा हूं वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। क्लियर है? और जिसके बारे में बातें कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा थर्ड पर्सन। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, तो समझ लीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब का चयन किया जाए तो ही अप्रोप्रिएट सेंटेंस का निर्माण होगा। तो चलिए अब रूल नंबर 1 पर आते हैं। चलिए फर्स्ट पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से आते हैं रूल नंबर 1 पर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, अपने दोस्तों के बीच दबा के शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, ठीक है? चलिए, क्लियर है? ओहो, डरना नहीं है, बस मैं तो ऐसे कर रहा हूं। आ जाओ, इसको करो दबा के, शेयर करो दबा के, ठीक है? और फटाक से हम आ जाते हैं रूल नंबर 1 पर। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वो क्या कर लो, कॉपी में नोट्स बना लो, ठीक है?
अरे थोड़ा सा डांट देते हैं ना, बच्चों को डांटना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना सब जो समझे हम लोग वो केवल इस रूल को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। 1 नंबर कहता है। अब देखिएगा इसको लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आप इसका नोट्स बन जाएगा और फिर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें हिंदी में भी लिख देते हैं, जिससे कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी सुविधा होगी। तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आप लगते हैं क्या, अरे नहीं भाई सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे एग्जाम्पल, अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल। अब आप सिंगुलर प्लूरल करना बारीकी से सीख गए हैं, नहीं चूंकि हम पर्सन भी बता दिए, पर्सन भी बता दिए और नंबर भी बता दिए हैं, तो अब सिंगुलर करना आप बारीकी से समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, दिख रहा होगा सर, थोड़ी सी लाइट कट गई है, कोई बात नहीं है, हम लोग बने रहेंगे। ठीक है, ऐसे रुक जाते हैं कुछ देर। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। जैसे बोला सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है समझते हैं। जैसे ही हम लोग देखे थे वो सिंगुलर था, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि वह एक लड़का है, तो ही और उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर, इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो ही है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपके मन में अगर एक भाव आ सकता है कि सर चूंकि यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इज लगा दिए, लेकिन अगर प्रिंसिपल वर्ब हो तो फिर दिक्कत होगी सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में। तो आइए प्रिंसिपल वर्ब को पहचान लेते हैं कि कौन सा फॉर्म सिंगुलर होता है और कौन सा फॉर्म प्लूरल होता है। समझिएगा, बारीकी से समझिएगा वर्ब के बारे में। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझाएंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा समझाएंगे। इतना समझाएंगे कि बस आप बैंक का पीओ बन जाइएगा, बस इतना ही समझाएंगे कि आप आईएएस बन जाइएगा। इससे ज्यादा तो हम समझाते ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, बस इतना ही समझाते हैं कि आईएएस बन जाए, बैंक पीओ बन जाए, एसएससी में असिस्टेंट ग्रेड बन जाए, दरोगा बन जाए, बस इतना ही समझाते हैं। टीचर उचर तो हम बना के ही कितने को बना दिए, तो टीचर उचर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आइए देख लीजिए। तो यहां पर देखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर मैं कोई दिक्कत नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बीपीएससी में इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये सब तो नॉर्मल है कि आपको तो मैं चुटकियों में भेज दूंगा, नहीं। आइए देखिए, तो अब एक चीज समझिए बारीकी से कि अगर वर्ब का जो पहला रूप होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, मतलब एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिंगुलर है। जैसे समझिए कि ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब का पहला रूप यहां पर V1 है। ठीक है, यहां पर V1 है। अब देखिएगा V1, जैसे कि ये V1 है यहां पर में, तो V1 में 1 नंबर में देके लिखते हैं इट, EAT, इट। तो इसको कभी भी सिंगुलर नहीं समझिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होगा, और जब उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जैसे ये V1 है, अगर इसमें हम जोड़ देते हैं एस
या फिर ES। अब अकॉर्डिंग टू कहीं पे एस लगेगा, कहीं पे ES लगेगा, जहां पे लगेगा वो मैं आगे चल के वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं SEIS। तो जैसे ही प्लस SEIS कर दिए तो ये क्या बन गया? ईट्स बन गया। क्या बन गया? ईट्स, EATS। और ये ईट्स क्या हो गया? ये प्लूरल है, ये ईट क्या है? प्लूरल है, कोई डाउट? और ये ईट्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए। और ये वर्ब का पांचवा रूप भी होता है, V5 भी होता है, नहीं V5 भी होता है। कोई डाउट है क्या? मतलब ये कि अगर कोई भी वर्ब जिसमें SEIS ना लगा है वो प्लूरल है, और अगर उसमें SEIS लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। जबकि नाउन में अगर SEIS लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। मतलब नाउन और वर्ब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। नाउन, समझिए बारीकी से, नाउन और वर्ब एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। नाउन में अगर SEIS लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, और वर्ब में अगर SEIS लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। जैसे फिर और ढेर सारा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, प्ले। ये प्ले क्या है? ये प्ले क्या? प्लूरल है। अब इसमें हम जोड़ देंगे S या ES तो क्या बन गया? प्लेज बन गया। अब ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। मतलब यहां पर ये प्लूरल है, ये क्या है? प्लूरल। देखिएगा ये प्लूरल है, और ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। ठीक है, सिंगुलर बन गया। सेम ऐसे ही कुछ भी आप लगा दीजिए, कोई भी वर्ब लगा दीजिए, नहीं जैसे रन, RUN, रन में अगर हम क्या लगा दिए? SEIS जो भी जरूरत के अकॉर्डिंगली लगा दिए तो बन गया रन्स। अब ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। कोई डाउट नहीं। मतलब वर्ब में SEIS लगा हुआ है तो वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में SEIS लगा हुआ है तो क्या हो गया? प्लूरल। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए हमें। ओके, चलते हैं आगे। फिर तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हम ऑक्सिलरी वर्ब तो पहचानते ही हैं कि इज, एम जो होता है ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। हैज जो होता है सिंगुलर होता है। और बाकी अगर प्रिंसिपल वर्ब लगाना हो तो देख लेना है। तो प्रिंसिपल वर्ब का भी एक एग्जांपल हम लोग अभी यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है तो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर ही इज ए बॉय लिख दे, लेकिन अब लिखते हैं रमेश खेलता है। नहीं, रमेश जो है वो क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। कहां खेलता है? ग्राउंड में खेलता है। तो आइए लिखते हैं रमेश। यहां पर एक और सेंटेंस बनाते हैं, रमेश। तो रमेश क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम बताए थे कि ही, सी, इट और कोई भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान कोई एक का नाम हो तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। मतलब रमेश सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। लेकिन हम क्या बताएं कि सीधे प्ले होगा तो प्लूरल होगा, S लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मतलब रमेश प्लेज। क्या हो जाएगा? रमेश प्लेज। अब ये रमेश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, SS सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लेज क्या है? S भी सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, एक और सेंटेंस हम लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं और एक और बनाएंगे इसमें। ठीक है, उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया है। अभी एक और लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट आई के बारे में, क्योंकि आई में और यू में कुछ एक्सेप्शन है। चलिए इसको मिटाएं। एग्जाम्पल यहां तक समझ गए? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाएं। एक मिनट। चलिए अब हम लोग अपवाद में देखते हैं कि क्या आता है। जैसे एक आई वर्ड है जो आपके मन में होगा कि आई तो है सिंगुलर, तो बिल्कुल देखिएगा ये एक एक्सेप्शन में आएगा। समझना है आपको, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आई एक नंबर एक्सेप्शन देते हैं, जहां पर में देखिएगा कि ये जो आई है, आई
ठीक है, ये आई, ये है तो सब्जेक्ट में सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर वर्ब के रूप में इसके साथ केवल और केवल एक ही वर्ब लगता है, और वो क्या है? एम। आई के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में केवल और केवल एक ही वर्ब लगता है, एम। इसके साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में केवल एम लगता है, और बाकी सब आई के साथ क्या लगता है? प्लूरल लगता है। क्या लगता है? प्लूरल लगता है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। ठीक है, तो इस देखिएगा कि आई के साथ सिंगुलर के रूप में केवल और केवल एम लगेगा और कुछ नहीं, बाकी सब क्या लगेगा? प्लूरल। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है आई एम क्या टीचर? ना, कोई टीचर नहीं होता। हर एक व्यक्ति एक छात्र होता है अपने जीवन में। जो व्यक्ति अपने आप को शिक्षक मान ले, समझ लीजिए वो शिक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है। हर एक व्यक्ति सीखता है। जो नहीं सीखा तो समझ लीजिए कि बस उसकी प्रगति वहीं तक है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। हर एक व्यक्ति सीखता है, तो मैं भी अपने आप को टीचर नहीं, एक छात्र ही मानता हूं। तो देखिएगा यहां पर मैं, और इतनी भी हिम्मत कैसे हो जाए किसी को कि बोल दे कि मैं इस चीज का प्रोफेसर, ये नहीं, इसका मतलब कि वो अभी प्रोफेसर हुआ नहीं है, वो भी छात्र ही है। आइए देखिए कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। ठीक है, अब देखिएगा कि आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई डाउट, लेकिन सिंगुलर वर्ब के रूप में यहां पे क्या लगा? एम लगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अब देखिएगा जो दूसरा, जैसे इसको 1 नंबर दिए, दूसरा देखिएगा कि हम जैसे लिखेंगे मेरे पास एक कलम है, मार्कर है, तो आई हैव अ पेन। क्या लिखते हैं? मेरे पास एक कलम है। तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन हैव क्या है? हैव क्या सिंगुलर है? अरे नहीं, हैव प्लूरल है। हैज सिंगुलर है और हैव क्या है? प्लूरल है, मतलब सिंगुलर वर्ब लग गया। मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। आइए, आई वांट अ पेन, आई वांट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वांट क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। हम आपको अभी ठीक पहले समझाए हैं कि प्रिंसिपल वर्ब में एस या एस लगा होगा तो सिंगुलर होगा, अदरवाइज वर्ब अपने पहले फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, बताए है ना। तो देखिएगा वांट है, एस तो नहीं लगा हुआ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा, मतलब आई जो है अपने आप में एक अपवाद है। आई के साथ केवल वर्ब के रूप में जो सिंगुलर वर्ब लगेगा वो केवल और केवल एम है। क्या है? एम है। बाकी सब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। कोई डाउट नहीं होगा। चलिए रोल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, रोल नंबर 2 पर फटाक से आ जाते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट साइड हट गया है। चलिए चलते हैं रोल नंबर 2 की तरफ। चलिए, रोल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। आइए देखिए एग्जाम्पल, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में हम लिखते हैं दे, वे लोग जाते हैं, तो दे
गो, दे गो। दे यहां पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां पर में गो क्या है? प्लूरल वर्ब है। हम बार बार बताते हैं कि वर्ब में जब SEIS लगा हो तभी सिंगुलर होगा, जबकि नाउन में SEIS लगा हो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दोनों एकदम उलट हैं, इसलिए याद रखिएगा, नाउन में SEIS लगे तो प्लूरल, वर्ब में SEIS लगे तो सिंगुलर। बहुत बारीक बात है। जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता, जीरो से शुरू कर रहा है, वो भी मेरे क्लास में बैंक पीओ का इंग्लिश बनाएगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट IAS का इंग्लिश बनाएगा, ऐसा मेरा वादा नहीं दावा है। ठीक है, आइए तो देखो यहां पर लिख दिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखो लिख दिए यहां पर में कोई भी, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जैसे देखिएगा, नॉट लिख देते हैं यू के बारे में, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यू के बारे में लिख देते हैं। यू जो है, जब हम आपको बता रहे थे नंबर और पर्सन, तो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से बैक जाके देखिएगा तो समझ में आएगा कि नंबर और पर्सन जब बता रहे थे तो हम बताए थे कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू क्या है? यू केवल प्लूरल नहीं है, सिंगुलर भी है। सिंगुलर नहीं है क्या? जाके देखिए, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके साथ किसी भी कंडीशन पर सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है। हर हमेशा ऑलवेज इसके साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। जबकि यू, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। प्लूरल तो है ही, सब जान रहे हैं, लेकिन यू सिंगुलर भी है। क्लियर है? तो यू सिंगुलर भी है, लेकिन उसके साथ हर हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। मतलब यू के साथ ऑलवेज, इसको याद रखना है, ऑलवेज क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सर सिंगुलर भी है तो यू इज रमेश, यू इज नहीं, जैसे ही इज कहते हैं कि वह, जैसे ही के साथ इज लगा देते हैं, वैसे यू के साथ इज मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ऑलवेज प्लूरल वर्ब। कोई डाउट है क्या? नहीं होगा डाउट। चलिए, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम यू बोले कि, अब जैसे कि आप कहिएगा कि सर यू को हम सिंगुलर की तरफ कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो बोल देंगे यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, तो एक गर्ल लगा दिए, इसका मतलब एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। यहां पर मैं एक खूबसूरत लड़की के बारे में चर्चा हो रही है, कितने के बारे में? एक के बारे में, तो सिंगुलर हो गया ना। तो क्या यहां यू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम से निषिद्ध है। हर हाल में हमेशा प्लूरल ही लगेगा। समझ में आ गया क्या? इस बात को बार बार समझिएगा। मतलब यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, कभी भी इज मत लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये एक एक्सेप्शन में आता है। चलिए, अब तीसरे रूल से एकदम फटाक से आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताइए हमें। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। चलिए, रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं और फटाक से, इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइन विद एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स, if two subject joined with end, then plural verb is used। देखो, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बताते हैं। then plural verb is used, इसको हिंदी में बताते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिख दो इसको हिंदी में कि यदि दो सब्जेक्ट, कर्ता लिखना ठीक नहीं है तो लिख दो ना, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं।
प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे देखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, चूंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, बारीकी से समझो इस बात को, हम जो बोल रहे हैं मेरी एक एक बात पर ध्यान दो कि प्लूरल अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एक ही सब्जेक्ट काफी है प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे हम दे बोल दिए तो दे के साथ मतलब एक ही बॉयज, सीधे बोल दिए बॉयज तो हो गया, बस एक ही सब्जेक्ट काफी है प्लूरल वर्ब के लिए। तो यहां पर मैं अगर बोल रहा है कि दो सब्जेक्ट, इसका मतलब कि दो सब्जेक्ट हम बॉयज एंड गर्ल्स बोल दें तब तो कोई बात ही नहीं है, बॉयज ही हो गया तो प्लूरल लग जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स में तो लगेगा ही लगेगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो और एंड से जुड़ा हो तो भी प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, राम एंड कृष्ण, राम एंड कृष्ण, राम एंड कृष्ण। अब राम यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अच्छा, और कृष्ण यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम भी सिंगुलर है और कृष्ण भी सिंगुलर है, और दोनों किस चीज से जुड़ गए हैं, देखिएगा, राम, भगवान राम और भगवान कृष्ण किस चीज से जुड़ गए हैं, एंड से जुड़ गए हैं दोनों। और चूंकि दोनों एंड से जुड़ गए, इस वजह से हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। राम एंड कृष्ण नहीं, और क्या कर रहे हैं दोनों, अयोध्या जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, कृष्ण अयोध्या क्या करने जाएंगे, नहीं, तो दोनों खेलने जा रहे हैं, ठीक है। राम एंड कृष्ण आर गोइंग, राम एंड कृष्ण। अब देखिए यहां पर आर गोइंग, सीधे राम और कृष्ण जा रहे हैं, यहीं तक छोड़ दीजिए, आर गोइंग कहां जा रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो राम एंड कृष्ण आर, अब यहां पर देखिए प्लूरल वर्ब लग गया ना, बिल्कुल लग गया, कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है। इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, वो ये वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि ही एंड आई, वो क्या किया कि ही भी लगा दिया। अब स्टूडेंट चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहा है और आई भी सिंगुलर वर्ब देख रहा है, तो लेकिन एंड भूल जाता है कि बीच में एंड भी लगा हुआ है। अगर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ही रहे आई रहे, कुछ भी क्यों ना हो, अगर दो सब्जेक्ट है और एंड जुड़ गया है तो प्लूरल ही लगेगा। हाँ, आगे चल के कंडीशन आएगा, जैसे एडजेक्टिव जैसे आर्टिकल लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा तो क्या होगा, नहीं, वहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव माई लग जाएगा तो कैसे यूज करेंगे, कोई भी माई और कुछ भी पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा, उसको आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी यहां तक ही, एंड तक ही है, तो समझिए ही एंड आई। तो बहुत स्टूडेंट यहां पर में क्या करता है, आई के साथ एम, वो क्वेश्चन में देगा ही एंड आई एम, तो बहुत स्टूडेंट उसको नो एरर मार देते हैं, आई के साथ एम तो लगता ही है, तो लोग कहते हैं चलो आई के साथ एम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ही और आई भले है, लेकिन दोनों किस चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से, एंड ऑलवेज यूज्ड प्लूरल वर्ब। कोई डाउट है क्या, ही एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, he and I are playing football, कि वह और मैं, नहीं मतलब वह और मैं दोनों लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वह और मैं फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं, तो यहां पर ही एंड आई के साथ क्या होगा, आर लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, अक्सर आई दे देता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे आर की जगह एम लगा देगा तो बच्चे सोचते हैं कि भाई एम तो लगता ही है और नो एरर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा रूल था। चलते हैं अगले रूल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कोई डाउट हो तो हमें निश्चित रूप से बताइए भी। देखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, मतलब बिल्कुल भी अन्यथा इसको नहीं लेना है। देखिए क्या क्या रहा है, रूल नंबर कौन सा, 4 होगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अभी हम लोग बातें करते हैं सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में। पहले लिखते हैं फिर समझिए। सपोजिशनल सेंटेंस,
सपोजिशनल सेंटेंस। ये जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है वो क्या होता है? जैसे इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, सपोज, पहले सपोज डाल दीजिए एक, सपोज, आई विश, यू विश, ही विशेष, यू विश, ही विशेष, सी विशेष। समझिए कि इतना लिखने का मतलब एक है कि ये जो सपोजिशनल सेंटेंस है वो है क्या। सपोजिशनल सेंटेंस मतलब कल्पना करने वाला सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता हो। अनफुलफिल्ड डिजायर से तात्पर्य है कभी ना पूरी होने वाली इच्छा को दिखाता हो। बात समझ रहे हैं? सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना करने वाला, जैसे ही कल्पना किए वैसे ही काल्पनिक बातें आ गई। नहीं, सपोजिशनल सेंटेंस जो अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता हो। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब है कभी ना पूरी होने वाली इच्छा को दिखाता हो। तो वैसे सेंटेंस में, जैसे वैसे सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो किस चीज से होगी? नॉर्मली इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, यू विश, ही विशेष और सी विशेष से होगी। और प्रायः इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा काश। जैसे हम लोग बोलते काश, नहीं मैं राजा होता, तो राजा तो हो नहीं सकते क्योंकि भारत में राजा वाली प्रथा ही नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता है, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा को दिखाता है। तो उसके साथ वर्ब के रूप में क्या करेंगे? ऑलवेज, वर्ब के फॉर्म में हमेशा ऑलवेज किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। WERE, वर बहुत लोग बोलते हैं इसको, नहीं WERE वर बोलते, वेयर बोलते। क्लियर है? तो क्या हुआ कि अगर हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाया जाए, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा को दिखाया जाए, और वो सपोजिशनल सेंटेंस हो, कल्पना वाला सेंटेंस हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आई विश, काश मैं राजा होता। आई विश, काश। देखिए इसका नॉर्मली मतलब काश, कल्पना करने के काश ऐसा होता। आई विश आई वेयर किंग, काश मैं राजा होता। तो यहां पर आई के साथ हमेशा क्या लगा? वेयर का प्रयोग लगा। आई वेयर अ किंग, आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। नहीं, अगर फिर मैं बोलूं कि काश मैं चिड़िया होता, क्या ये पॉसिबल है कि मैं चिड़िया हो सकता हूं क्या? इस जन्म में चिड़िया तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह मेरे अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता है, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा को दिखाता है। तो अगर इतना ही केवल लिखा काश मैं राजा होता, तो इफ आई वेयर अ किंग, आई विश आई वेयर अ किंग। नहीं तो आप बोलेगा कि सर बार बार आप आई लगाते हैं, तो आई के साथ तो एम के अलावा सब प्लूरल लगता है, तो ही भी लगा दीजिए। तो चलिए ही लगा के दिखाते हैं। ही विशेष, काश ही वेयर अ किंग। देखिए यहां भी लगाएंगे ही विशेष, ही वेयर अ बर्ड, काश वह एक चिड़िया होता। चिड़िया हो सकता है क्या?
बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, इसको समझिए। तो आप देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा कि कोई भी अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाता हो, भले ही उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब के रूप में केवल और केवल किसका चयन करेंगे? वेयर का चयन करेंगे। तो 10 रूल हम बोले थे, अभी 4 रूल हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, तो इसको बारीकी से देखिए, समझिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अंदर में जोश और जुनून जज्बा को बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।